शांत रहेंगे थोड़ा सा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सिटीजन, सिटीजनशिप, नागरिकता। जो पार्ट 2 का भाग है और इसमें आर्टिकल 5 to 11 तक हम बात करेंगे। कल हम लोग पार्ट 1 भाग 1 बात कर चुके हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। हम बात करेंगे भाग 2। भाग 2 केवल नागरिकता है, और नागरिकता क्या है हम इसी संदर्भ में डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल इसमें आएंगे वो 5 से 11 होंगे। इसमें एक आर्टिकल आएगा, एक दो आर्टिकल आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मैं उनको ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा। आर्टिकल 6 एंड 7। नागरिकता क्या है आप बताएंगे कुछ? अच्छा, हम लोग क्या हैं, अपने देश के क्या हैं? नागरिक हैं। तो प्रत्येक राज्य अपने मूल लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। ये बताता है कि आप हमारे राज्य के नागरिक हैं। ठीक वैसे ही हमारा जो देश है, हमारा भारत देश है, वो भी, या जो हमारा संविधान है, वो संविधान भी अपने मूल लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। और वो नागरिकता एकल नागरिकता प्रदान करता है, इकहरी नागरिकता प्रदान करेगा, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है। समझ में आई बात? हमारे देश में क्या है, या हमारा संविधान ये कहता है कि अगर राज्य ने आपको नागरिकता दे दी, मतलब आप देश के नागरिक हैं, आपको दोहरी नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है, एक संघ से प्रदान की जाती है और एक इकाइयों से, मतलब स्टेट से। समझ आ रही है? तो जैसे प्रत्येक राज्य, हर राज्य अपने मूल लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, ठीक वैसे ही हमारा संविधान, भारतीय संविधान भी अपने मूल लोगों को नागरिकता प्रदान करता है और एकल नागरिकता प्रदान करता है। एक नागरिकता प्रदान करेगा बस। किसी राज्य ने एक्सेप्ट कर लिया कि आप यहाँ के नागरिक हैं, हम लोगों को साबित करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पैदा हुए देश के नागरिक कहलाएंगे। है ना? दूसरी बात, लेकिन जब नागरिक कौन नहीं कहलाएगा, ये याद रखना है। मैं इसमें एक बात करूंगा, प्रव्रजन, निवास, अधिवास। तो जब देश का विभाजन हुआ ना, तो नागरिकता को लेकर के एक सख्त जरूरत पड़ी कि बहुत से लोग जो भारत में विश्वास रखते थे कि हम भारत में ही रहेंगे, वो भारत में रुक गए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत चले आए, और बहुत सारे लोग भारत से कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। ये प्रव्रजन क्या है? प्रव्रजन का सीधा सा मतलब होता है स्थानांतरण। लेकिन जब स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश को जब होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रव्रजन। तो ये प्रव्रजन ध्यान रखिएगा,
आर्टिकल 6 एंड 7 का मामला है प्रवचन। प्रवचन का मतलब हो यह है कि आस्था और विश्वास से भी है। जिन लोगों की आस्था पाकिस्तान में थी वो पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता उन्होंने ले लिया। जिनकी आस्था इंडिया में थी, भारत में थी, वो पाकिस्तान से कहां चले आए, इंडिया चले आए और उनको क्या मिल गई, भारत देश की नागरिकता मिल गई। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। भारत के नागरिक कहलाएंगे जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से इंडिया आ गए हों। ये याद रखना है आपको। 19 जुलाई 1948 से पहले। कोई व्यक्ति बाहर रह रहा था, पाकिस्तान में रह रहा था, लेकिन वो 19 जुलाई 1948 के पहले से आकर के यहां पर रह गया और फिर कभी नहीं गया, वो हमारा संविधान उसको नागरिकता प्रदान कर देता है। भारत देश का नागरिक कहलाएगा। या उसके पिता या माता या पितामही या मातामही में से कोई 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आकर बस गया है और फिर कभी नहीं गया, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर है? और अगर इससे पहले वो जाकर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। फिर बात समझ में आई है नागरिकता को लेकर के? प्रयोजन क्या है एक बार फिर से कंफर्म कर ले। मैं ऐसे बता रहा हूं, सीधा सा प्रव्रजन का मतलब अर्थ ये होता है कि स्थानांतरण, मतलब इधर से उधर हो जाना। लेकिन प्रव्रजन का मतलब हम लोग संविधान में इस तरह से निकालेंगे कि जो व्यक्ति जब देश का जब बंटवारा हुआ, इससे सीधा सा मतलब है कि आस्था विश्वास से है कि आपकी आस्था है भारत में थी तो आप भारत में रख, किसी की आस्था पाकिस्तान में थी वो पाकिस्तान में जाके ठहर गए, रुक गए, उनको वहां की नागरिकता मिल गई और इनको यहाँ की नागरिकता मिल गई। समझ आई है? ठीक है। ये याद रखना कि पाकिस्तान से भी आने वाले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आकर रह रहा है वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले उसके माता या पितामही या मातामही बाबा दादा में से कोई 19 जुलाई 1948 से पहले आकर रह गया और फिर वापस नहीं गया, तो उसके जो भी संतानें हैं वो क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्लियर है? बीच में एक मामला उठा था कि सानिया मिर्जा का लड़का क्या कहलाएगा, है ना? क्योंकि ये इंडिया थी और उसकी शादी किससे हुई थी, सैफ मलिक से हुई थी, पाकिस्तान के। ठीक है। तो नागरिक अधिनियम 1935, सॉरी, नागरिक अधिनियम 1955 हम लोग डिस्कस करेंगे। नागरिक अधिनियम 1955 ये क्या है इसको थोड़ा सा जानिए। उसमें कुछ लिखवाने का नहीं है, नागरिकता है, नागरिकता के बारे में हमने बोल दिया है। लिखवा दे क्या है? क्या लिखोगे? पिक्चर चल रहा है, सुनना।
नहीं होगा तो करवाएंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, परीक्षा के मोड से चल रहा है, बस इसीलिए बोल रहे हैं लेक्चर पे ध्यान दो, ठीक है। विभाजन का जब मामला आएगा तो आर्टिकल 6 और 7 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा देश, हमारा संविधान एकल नागरिकता को या एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका जो है वो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, याद रखेंगे ना आप, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। और ये याद रखना, जब देश का विभाजन हुआ, भारत देश का जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि नागरिकता के संदर्भ में कुछ व्यक्ति, जब विभाजन होने लगा तो कुछ व्यक्ति भारत में ही रह गए, तो जो भारत में रह गए थे तो भारत के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन यहीं से कुछ व्यक्ति चले गए पाकिस्तान, और कुछ पाकिस्तान से इंडिया चले आए। तो ये जो प्रव्रजन हुआ, जिनकी आस्था और विश्वास यहाँ थी वो यहाँ ठहरे, जिनकी आस्था और विश्वास पाकिस्तान में था वो वहां ठहरे, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा प्रव्रजन, क्या कहलाएगा, प्रव्रजन कहलाएगा। और प्रव्रजन का मामला आर्टिकल 6 एंड 7 में आएगा। समझ में आया है। भारत के नागरिक कौन कहलाएंगे, जो विदेश से आके या जो पाकिस्तान से आके इंडिया में रहे हैं, कब तक, 19 जुलाई 1948 से पहले आकर यहाँ पर रह गए और फिर कभी नहीं गए लौट करके, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। बात समझ में आई है ना, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखो, नागरिकता या नागरिक अधिनियम 1955 जो है, नागरिकता को लेकर के हमारे संविधान में कोई इसका विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि यह शक्ति जो है वो संसद को प्रदान की गई है कि, और आर्टिकल 11 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 11 के अंतर्गत ये शक्ति जो है संसद को प्राप्त है कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाए या किस व्यक्ति को नागरिकता न दी जाए, ठीक है। बहुत शार्ट में चल रहे हैं हम लोग, बस इतना याद रखोगे, इतने से काम होगा आपका। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता को लेकर के या लेकर के संबंध में विस्तार से कोई कोई विश्लेषण संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि आर्टिकल 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है नागरिकता के संदर्भ में, ठीक है। चीजें याद रहेंगी ना, नहीं रहेंगी। और ये अधिनियम दो प्रकार के होंगे, मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, अभी समझिए। देखिए, ये अधिनियम जो होगा वो दो प्रकार का होगा। एक होगा प्रथम नागरिक अधिनियम प्रथम, एक होगा नागरिक अधिनियम अंत। ऐसे समझिएगा, प्रथम है अंत, पहला और अंतिम, ठीक है। ये प्रथम और अंत क्या है, तो प्रथम में कहता है कि नागरिक अधिनियम 1955 के आधार पर हम जो है ये 3 प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, मुख्यतः 3 प्रकार या कई प्रकार की। ऐसे सुनो, देखो, प्रथम वाला जो नागरिकता प्रदान करेगा कुछ ऐसे करेगा, याद रखना आपको। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, इधर ही रखे ध्यान, क्योंकि जब मामला रिटर्न का नहीं है, लिखाने वाला नहीं है ना, तो ज्यादा फोकस फिर इधर ही रखिए ना। हाँ देखो, फिर समझिए इसको। नागरिक अधिनियम 1955 में कोई खास बात, कोई विशेष विश्लेषण नहीं किया गया है संविधान में, बल्कि हमारा संविधान आर्टिकल 11 के अंतर्गत यह शक्ति संसद को प्रदान कर दी है कि आप देखो नागरिकता किसको देनी है किसको नहीं देनी। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब ये जो नागरिक अधिनियम है ये 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, पहला प्रथम, दूसरा आखिरी अंतिम, ठीक है। तो प्रथम में कुछ नागरिकता को लेकर के कि कैसे कैसे नागरिकता मिलेगी। एक तो है कि आप जन्म से आप पैदा हो गए तो आपको नागरिकता
मिल गई, तो हम लोग कह दे बाई बर्थ या जन्म से। यही हो रहा है ना, हमारे यहाँ जो व्यक्ति पैदा हो गया वो जब माना जाएगा। तुम कहते रहो कि भारत के नागरिक नहीं, अरे हैं भाई, ठीक है ना। दूसरी बात है अधिवास करना। अधिवास करना मैं बता रहा हूं, अभी ऐसे लिख लीजिए बस आप, अधिवास करना। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा पंजीकरण द्वारा। आपको पंजीकरण कराना होगा, तो बहुत मामला डिबेट का है, आप इतना से याद रखो, जब ठीक से चलाएंगे तो पूरा बताएंगे, ठीक है। पंजीकरण में आप समझ रहे हैं ना, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो क्या होता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता नहीं है, ठीक है, फिर उसी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जाना होता है, वो बाद में बताएंगे हम। चलिए, तो तीसरा आप लिख लीजिए पंजीकरण द्वारा। जन्म से, अधिवास करना, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा। देशीकरण के द्वारा का मतलब क्या है? अरे भाई देश में पैदा हो गए हम, माने जाएंगे देशीकरण द्वारा, ठीक है ना। और अर्जित क्षेत्रों के संबंध में, है ना, जैसे अर्जित क्षेत्र क्या है, अब ऐसे लिख लो पहले, देशीकरण द्वारा। बहुत डीप में ना जाओ भाई, देशीकरण द्वारा, अर्जित क्षेत्रों के द्वारा, अर्जित क्षेत्रों के द्वारा। देखो भैया, बात समझ लीजिए, फिर से समझना है, ये क्या है मामला, कहीं मिस्टेक ना हो, थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि आपको इतना, तो आपके जो अभी एग्जाम हाल ही में है उतने उसमें ये सब नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिए, बहुत जल्द, इतना भी जल्दबाजी क्या है, ठीक है। तो देखो, ये कब होगा, ये नागरिकता आपको प्रदान की जाएंगी, बात समझिएगा, ये नागरिकता आपको क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। अगर हमें नागरिकता लेना है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, तो हम लोग क्या करें, एक तो हमारा जन्म हो जाए, जन्म से, दूसरा हम लोग क्या कर लें कि अधिवास कर लें, तीसरा क्या कर लें कि पंजीकरण करवा लें, चौथा क्या करवा लें, देशीकरण करवा लें द्वारा, और पांचवा क्या है, अर्जित क्षेत्रों के द्वारा, ठीक है। ये सब हम करके अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ना, हम इसको और डिटेल में समझाएं क्या, टाइम नहीं है ना, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना से याद रखना है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत या अनुसार संविधान, ठीक है ना, या अधिनियम के अनुसार ये मतलब जो नागरिकता के संबंध में आपको नागरिकता प्राप्त की जाएगी, ये इन सब होगा तो हो जाएगी। अब है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त भी कर दी जाएगी, तो वो होगा आर्टिकल 9। क्या होगा, आर्टिकल 9। मैं आपको साथ वो बता चुका ना, हाँ ठीक है, तो एक आप हेडिंग डालिएगा ऐसे, नागरिकता का अंत। देखो हम प्रथम बता दिए ना, तो अंत भी जान लीजिए, नागरिकता का अंत, और आर्टिकल 9 लिख दीजिएगा उसके आगे, आर्टिकल 9। अब देखिए भाई, ये सब अगर होगा ना तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए कैसे समाप्त हो जाएगी आपकी नागरिकता, एक तो आप ना अब स्वेच्छा से अपनी अपनी नागरिकता को क्या कर दो, त्याग दो। एक तो आप क्या करो, अपनी अपनी नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग दो, कह दो भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं विदेश, हमें वहीं रहना है, मेरी नागरिकता खत्म कर दी जाए, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो एक होता है, नंबर एक लिख लीजिए, स्वेच्छा से त्याग देना, स्वेच्छा से नागरिकता को त्यागने पर, नंबर एक करके स्वेच्छा से, स्वेच्छा से त्यागने पर,
और भाई क्या होगा, राज्य द्वारा आपकी नागरिकता छीन लेने पर। आर्टिकल 9 समझ में आया। एक, या तो आप स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग दें तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। एक, या तो राज्य जो है नागरिकता क्या कर ले, आपसे छीन ले। ठीक है। और नागरिकता प्राप्त करना है तो क्या करना होगा ना। हाँ, इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखना है। ठीक है। हालांकि ये मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो क्लियर है चीजें। आप एक ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, दोहरी नागरिकता क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। दोहरी नागरिकता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये दोहरी नागरिकता क्या है, देखो मैंने अभी पहले पहले बताया कि हमारे संविधान में कैसी है, एकल नागरिकता है। लेकिन ये दोहरी नागरिकता क्या है, इसको समझिएगा। ये दोहरी नागरिकता वो है जो प्रवासीय भारतीय लोग भारत में आकर रह करके अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत किए, अपने अर्थव्यवस्था को क्या किए, मजबूत किए। तो हमारी भारत सरकार ने उन प्रवासियों को दोहरी नागरिकता के संदर्भ में कुछ मूलभूत सुविधाएं दी। कहा कि आप जब तक चाहें हमारे देश में रह सकते हैं, अनिश्चित समय तक देश में रह सकते हैं। तो वो नागरिकता ही है ना। और क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति बेच सकते हैं। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को लेकर के उनको एक दोहरी नागरिकता हमारी भारत सरकार ने दिया। यही है दोहरी नागरिकता। चीजें समझ में आई। क्या है, जो प्रवासी भारतीय थे जिन्होंने हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया, अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, उन प्रवासियों को भारत सरकार ने दोहरी नागरिकता के संदर्भ में उनको कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए कि आप अनिश्चित समय तक रह सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति बेच सकते हैं। ये उनको सुविधाएं प्रदान की। बात समझ में आ गई। एक हेडिंग और डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आए तो मैं छोड़ू क्यों। ठीक है ना। तो एक हेडिंग डालिएगा, नई दिल्ली प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2011। नई दिल्ली प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2011। देखो सुनो बात को, 2011 में नई दिल्ली में एक भारतीय प्रवासी सम्मेलन होता है और जिसमें ये कहा जाता है कि जो राजनीतिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, उन राजनीतिक अधिकारों में इन प्रवासियों को मत देने का अधिकार प्रदान किया जाए। जो ये प्रवासी लोग हैं
इनको भी राजनीतिक अधिकार में मत देने का क्या किया जाए, मत देने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो इस संदर्भ में उस टाइम लक्ष्मीमन सिंघवी समिति की एक सिफारिश पे 9 जनवरी को एक भारतीय सम्मेलन किया गया, या 9 जनवरी को एक प्रवासीय भारतीय सम्मेलन किया गया। और हमेशा 9 जनवरी ध्यान रखना है आप लोगों को, 9 जन को प्रवासीय सम्मेलन मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसी संदर्भ में बस केवल इतना सा याद रखिए। चूंकि 9 जनवरी को ये होता क्यों है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। ये भी याद रखना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे ऐसे लिखिए, गांधी जी 9 जैन 19 को साउथ अफ्रीका रिटर्न। ठीक है, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासीय सम्मेलन घोषित किया जाता है या दिवस घोषित किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है। तो इसके पीछे इसका एक मकसद क्या है, ये राष्ट्र जो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस घोषित किया गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उनके अंदर जो आकर के हमारे देश की भाई अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं ना, तो उनको अगर हम एक राष्ट्रीय भावना नहीं देंगे तो क्यों रह करेंगे हमारे लिए। तो उनके अंदर क्या था, एक राष्ट्रीय भावना को जागृत करना है, ये दिवस मना करके क्या करना है, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत करना है।